मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्रॉप किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, बहुत सारे स्टेप्स हमने देखा था कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने के बाद हम प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर कर सकते हैं यानी कृषि कर सकते हैं। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना है। इस पर हमने शॉर्ट टॉपिक सारे टॉपिक्स पर बता दिया था, थोड़ा सा हम इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है इसके डिटेल के बारे में जानते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। कोई भी खेती करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। ये मान लीजिए क्या है, कोई एक खेत का टुकड़ा है, ठीक है। इस खेत के टुकड़े में हम इसमें जितनी ये सॉइल है इसको क्या करेंगे, कृषि के लिए प्रिपेयर करेंगे। कृषि के लिए प्रिपेयर करते समय सबसे पहला काम इसमें हम करते हैं प्लॉपिंग यानी कि जुताई या कुड़ाई, ठीक है। इसमें होता क्या है, किसके द्वारा किया जा सकता है, दो तरीके से कर सकते हैं आप, या तो फिर बुलेट के द्वारा या ऑक्स के द्वारा, जिसे कर सकते हैं हम बैल के द्वारा, हल, ठीक, हल के माध्यम से, या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से। अगर हम आधुनिकता की तरफ आए तो आज जो होता है वो ट्रैक्टर के माध्यम से ही प्लॉपिंग की जाती है, यानी खेत की जो जुताई की जाती है वो ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है। इसमें होता क्या है कि समय की बचत होती है। पहला चीज समय की बचत होती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा खेत की जुताई की जा सकती है, ठीक है। दूसरा, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हो गया, इस तरीके से जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छे ढंग से इसकी जुताई हो जाएगी, तो सेकंड आएगा इसमें, सेकंड हम देखते हैं सोइंग ऑफ सीड, यानी सेकंड क्या हो जाएगा, सोइंग ऑफ सीड, यानी बीज को बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड। जब खेत हमारा प्रॉपर वे में तैयार हो गया बीज बोने के लिए, तब इसमें हम बीज बोते हैं। क्या करते हैं, बीज बोते हैं, बीज की बुआई करते हैं, ठीक है। बीज की जब बुआई करते हैं तो बीज की बुआई के लिए भी मुख्यतः हम देखेंगे कि दो चीजों का आवश्यक, बहुत सारे मेथड्स हम अपनाते हैं, ठीक है। बीज को बोने के लिए या तो हम डायरेक्ट हाथ से इस बीज को बोएं, ठीक है, बाय हैंड शो करें, या फिर हम ट्रैक्टर के माध्यम से होता है सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सीड ड्रिल जो होता है, इस सीड ड्रिल के माध्यम से बहुत सारे बीज एक साथ बोए जा सकते हैं, यानी कम, अगर हमारे पास ज्यादा खेत है और कम समय में करना है तो सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और हाथ से भी बुआई की जा सकती है। जब बीज प्रॉपर वे में बोआ जाता है, उसके बाद हम इसमें करते क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक, मैन्योर और फर्टिलाइजर। इसमें हम जैविक खाद या फिर रासायनिक खाद इसमें हम मिलाते हैं, रासायनिक खाद या उर्वरक क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। जैविक खाद इसमें पहले से ही उत्पन्न रहता है, जैसे कि गोबर हो गया, गोबर खाद जो है इसको पहले से ही इस खेत में जब आप जुताई कर रहे थे ट्रैक्टर से, तभी हम इस क्या करेंगे, उससे पहले ही गोबर खाद को इस खेत में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके बाद समय समय पर हम एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, जैविक खाद के बाद रासायनिक खाद जो होता है, रासायनिक खाद या उर्वरक जो होता है, हम इसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। जैसे रासायनिक खाद में कौन कौन सा हो सकता है, यूरिया, डीएपी, ठीक है, यूरिया, डीएपी एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एक प्रकार के रासायनिक खाद हैं, जो जैसे ये सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है, ये सारे सीड क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट जब हो जाएंगे सारे प्लांट, तब हम इनमें क्या करेंगे, रासायनिक खाद उर्वरक जब छिड़काव करेंगे तो ये इसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। किसी भी कृषि या फसल को उगाने के लिए, किसी भी फसल को उगाने के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना होता है इरिगेशन, यानी सिंचाई। टोटल जो है प्लांट्स का ग्रोथ मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? इरिगेशन पर, सिंचाई पर, पानी पर। अगर हम इसको समय समय पर पानी नहीं देंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, तो इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस भूमि की नमी चली जाएगी, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होगा, ग्राउंड वाटर पौधे के जड़ को मिलेगा नहीं, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब नहीं होगी, तब क्या होगा? पौधों में भोजन बनेगा नहीं। जब भोजन नहीं बनेगा तो वो क्या होगा? उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा। यानी कि हम सीधे से कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उस पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, किस तरीके से हम फसल को प्रॉपर वे में उगाने के लिए और किस स्टेप का फॉलो करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। ये दो चीजें हैं, इससे वीड से और पेस्ट से। इससे हम प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे फसल को? वीड्स का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं। जैसे आपने कहावत सुना होगा कि गेहूं के वजह से भथुआ भी पानी पा जाता है। ठीक है, तो वीड्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं की फसल उगाई, ये गेहूं की फसल उग गई। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, छोटे छोटे ग्रास जो होते हैं, अनवांटेड ग्रास, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो हम बथुआ की बात की, चिनोपोडियम, वो अभी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो वीड्स होते हैं, या वीड्स जो होंगे, इस प्लांट्स की ग्रोथ को रोकने में सहायक होते हैं, यानी इस प्लांट को रोकते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे हम वाटर सप्लाई करेंगे, जो वाटर होगा इसमें जितनी मात्रा मिलना चाहिए वो न मिलकर के इसके आसपास जितने वीड्स हो जाएंगे, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको जितनी मात्रा मिलनी चाहिए उतनी मात्रा उसको मिलेगी नहीं, तो इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस वीड्स को रोकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए भी हम दवा का छिड़काव करते हैं। ठीक है, पेस्ट यानी कि इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, छोटे छोटे कीट जो होते हैं, वो पौधे के पत्तियों में लग जाते हैं, फसलों के फली में लग जाते हैं, उनसे बचाव के लिए फूल में लग जाते हैं, उनसे बचाव के लिए हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वीडिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, वीडिसाइड्स, और इस पेस्ट को रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग से, इन दोनों के छिड़काव से न इसमें इंसेक्ट कीड़े मकोड़े लगेंगे, और न ये जो अनवांटेड वीड्स उत्पन्न हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अभी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जब फसल प्रॉपर वे में अच्छे से तैयार हो जाता है, उसकी जब लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है, उसकी जीवन अवधि पूरी हो जाती है, फसल बन जाता है, तो उस फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई करने के बाद, उस फसल की कटाई करने के बाद फसल की क्या की जाती है? थ्रेसिंग की जाती है, यानी उसके सीड्स को उसके स्टेम से अलग किया जाता है। उसका जो पूरा का पूरा है, उदाहरण के लिए लीजिए गेहूं। गेहूं जो है, जैसे ये मान लीजिए गेहूं हो गया, ठीक है। अब गेहूं की फसल जब तैयार हो गई, तो फसल कट जाने के बाद यह जो सीड्स हैं, यह सीड्स है, ठीक है, या जिस पार्ट की हमें आवश्यकता होती है उस पार्ट को हम अलग करते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? कट करके अलग कर देते हैं, यानी कि यहाँ से इसके स्टेम का ये पूरा भाग अलग और ये सीड का भाग अलग करते हैं। थ्रेसिंग के बाद होता क्या है, थ्रेसिंग में कुछ स्टेम के पार्ट्स सीड्स में चले जाते हैं,
यानी कि स्टेम्स और सीड्स के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में वो चले जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको फिर क्या किया जाता है, मान लीजिए सीड्स और स्टेम के पार्ट्स बहुत सारे हो गए, यानी कि ये प्रॉपर वे में आप शुद्ध करने के लिए, इसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है विनोइंग। इस प्रोसेस यानी इस विनोइंग का मतलब है ओसाना। आप सामान्य भाषा में जानते होंगे इसको क्या कहा जाता है, ओसाना। आप देखे होंगे धान और गेहूं को किस तरीके से ओसाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स आ जाते हैं, उन पार्टिकल्स को वहां से हटाने के लिए किया जाता है विनोइंग। इसको विनोइंग प्रोसेस करने के लिए हमें एयर की आवश्यकता होती है, ठीक है। पहले लोग करते क्या थे, मौसम पर निर्भर करते थे, जैसे मौसम में हवा चलता था जब, तभी ये विनोइंग की प्रक्रिया करते थे। आज क्या है, आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, जैसे फैन लगा देते हैं लोग, कूलर लगा देते हैं। इस तरीके से फैन लगाने के बाद क्या करते हैं, इस फैन के द्वारा ही क्या हो जाता है, एयर हमको मिल जाता है और विनोइंग की प्रोसेस जो होती है वो इजीली कर दी जाती है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जो इजीली इसको क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। उसमें बड़ा बड़ा हार्वेस्टर लगा होता है जिसके द्वारा वो क्या कर दिया जाता है, बड़ा बड़ा फैन लगा होता है जिससे वो इजीली अलग कर दिया जाता है। विनोइंग के बाद जब हमारा फसल प्रॉपर वे में जब हम अलग करके क्लीन कर लेते हैं, तो किसी भी क्रॉप्स को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, एक जगह एकत्रित करते हैं, ठीक है। या तो उसको हम क्या करेंगे, बोरे में पैक करके स्टोर रूम में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक रूम में स्टोर कर देते हैं, जिसको हम स्टोर रूम के नाम से जानते हैं। यानी इस फसल को प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से स्टोर करते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की उस फसल को कोई नुकसान न हो। यानी कि हम इस तरीके से फसल का स्टोरेज करते हैं, ठीक है। जब फसल का प्रॉपर वे में स्टोरेज हो जाएगा, उस फसल को जो जैसी फसल होगी उसको इस तरीके से जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसको हम वहां पहुंचा देते हैं। आगे देखिए कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमको एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। यानी फूड्स, ये तो हमने देखा कि प्लांट से हो गया, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमको कहां से मिलते हैं, फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कहां से मिलेंगे, एनिमल्स से जो प्राप्त होते हैं। जानवरों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है, मुख्यतः जब हम देखते हैं जानवरों से हमें कौन सा भोजन प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से हम ध्यान में आते हैं मिल्क यानी कि दूध। यह जो भोज्य पदार्थ है वह कहां से पाया जाता है, एनिमल्स से पाया जाता है, पशुपालन से। एनिमल हस्बेंड्री जब किया जाता है, पशुपालन, उस पशुपालन से ही हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। यानी पशुपालन जो होता है एक रूप से कृषि के अंतर्गत ही आता है, जिसमें पशुपालन के अंतर्गत कुछ जानवरों का पालन होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सब इत्यादि, इन सभी जानवरों का पालन किया जाता है। किस चीज के लिए, मुख्य उद्देश्य होता है दूध के लिए, ठीक है। दूध के साथ साथ उसमें और क्या मिल जाता है, उसके मीट्स मिल जाते हैं, यानी कि उसका मीट भी खाया जाता है। जैसे आप देखेंगे गोट, बकरी का, भेड़ का, शीप, इन सब का मीट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, खाया जाता है। यानी कि मिल्क भी मिला, मीट भी मिला, और आगे हम इसको अन्य चीज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये शीप हो गया, भेड़ या गोट हो गई, तो जो बड़े बड़े जो ऊन बनाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े जो बाल वाले शीप होंगे, भेड़ होंगे, इनसे क्या निकाला जाता है, ऊन निकाला जाता है, ऊन बनाया जाता है। यानी इनके बाल से क्या बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से और एक और चीज इन लोग से मिल सकता है कि इनके जो क्या कहते हैं कि वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट पार्टिकल जो होता है, जिनको गोबर कहते हैं, उससे हम क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। जैविक खाद के रूप में इनके जो डंग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कि पशुपालन से भी हमें इन सभी चीजों का लाभ होता है, मुख्य रूप से फूड के रूप में मिल्क और मीट, ये जो होता है। अब मिल्क से ही बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, भोजन के बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे घी, यह भी कहाँ किससे बन रहा है, मिल्क से बन रहा है। बटर, ये कहाँ से बन रहा है, मिल्क से बन रहा है। चीज, ये कहाँ से बन रहा है, पनीर जो है वो सब इससे बन रहा है। यानी कि ये सभी की सभी चीजें जो फूड प्रोडक्ट है वो हमें कहां से मिल रहे हैं, एनिमल्स से मिल रहे हैं। यानी पशुपालन भी एक प्रकार का कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
एक्सरसाइज क्वेश्चन हम पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा, अंजानी सोनभद्र का यह ऑनलाइन क्लास। धन्यवाद।